आपतन कोण जितना होता है परावर्तन कोण भी उतना ही बराबर होता है। मतलब कि कोण का मतलब क्या हुआ, ये जो चौड़ाई जितनी होती है ना, जिस कोण पर ये आता है उसी कोण पर वापस जाता है। ये जब किरणें आती है ना तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। अगर इसी को हम आपतित किरण मान लें, इसको मान लीजिए कि अब ये आपतित किरण हो गई, तो ये आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। देखिए, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है इससे पहले 2 क्लास कर लिए हैं। ठीक है, और 2 क्लासेज में जो है बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश पढ़ा दिया गया, प्रकाश का गुण, फिर माध्यम पढ़ा दिया गया, फिर प्रकाश के स्रोत क्या है ये बता दिया गया है, फिर किरणों को पढ़ा दिया गया है। ठीक ना, प्रकाश पुंज पढ़ा दिया गया है। 3 प्रकाश पुंज होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज, ये सब पढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद का हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में जो है बहुत, ये प्रकाश का जो परावर्तन है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो है प्रकाश के 2 नियम, जो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछ देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको एक मोटिवेशन देते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान को लाएगा। ठीक है, तो तूफानों से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। ठीक है, कि तूफानों से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक लिखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, चिकने या पॉलिशदार लिख लेंगे, चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 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 ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, ठीक ना, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग जो है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जैसे मान लीजिए मिरर लिए है, दर्पण, ठीक ना, दर्पण लेकर ऐसे जो है सूर्य का प्रकाश या किसी भी चीज का प्रकाश उस पर डालेंगे तो क्या करता है, लौट कर वापस आ जाता है। ठीक ना, मान लीजिए अंधेरे कमरे में किसी खिड़की से अगर प्रकाश आ रहा है ना, तो यहाँ पे करेंगे, चाहे कहीं भी करेंगे तो उसको चाहेंगे तो जिधर मन उधर प्रकाश को ले जा सकते हैं मोड़कर। ठीक ना, प्रकाश को इस पर पढ़ाएंगे
तो लौट जाएगा। अब जिस एंगल से वो आता है ना, जिस कोण से, उसी कोण से वो वापस भी जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश, अभी बता रहे हैं इसको और भी अच्छे से, प्रकाश के जब परावर्तन के नियम बताएंगे अभी, तो देखिए जब प्रकाश ऐसे आएगा, जिस कोण से आएगा, ये जितना दूरी रहेगा ना उतना दूरी ये भी रहेगी, ठीक है। तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस लौट कर जाता है प्रकाश। ये प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश में जो है परावर्तन के नियम में बताया जाएगा। देखिए तो जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट कर वापस आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका जो है चित्र बनाएंगे। कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है, और यहाँ देख लेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए एक हमने लगा दिया मिरर, ठीक है, मिरर लगा दिया। अब यहां से जो सीधा इसमें 90 अंश के कोण पर होता है जो ये, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब, अभिलंब हो गया है, जिसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। अब प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आई यूं, ठीक ना, और इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो जितना कोण बनाती है, आपतन कोण जितना होता है, परावर्तन कोण भी उतना ही बराबर होता है। मतलब कि कोण का मतलब क्या हुआ? ये जो चौड़ाई जितनी होती है ना, जिस कोण पर ये आता है उसी कोण पर वापस जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये परावर्तन कोण R, ठीक है। ये कोई समतल पृष्ठ है और इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। आपतित किरण इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे हो गई है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मतलब आपतन कोण, आपतन कोण ये है। कौन आपतन कोण है? ये आई, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लीजिए, ठीक ना, समझ रहे हैं? ये हो गया, ठीक ना। इसको रिफ्लेक्शन लिए लिख ही देते हैं पूरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा देख एडजस्ट कीजिएगा, सब बोल दिए हैं क्या होता है। ये जो किरण आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, मतलब कि जो किरण आ रही है आपतित किरण होगी। उसके बाद जो लौट कर जा रही है इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये जो किरण है आपतित किरण है, और ये जो किरण है ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये कोण जो है, ठीक ना,
ये परावर्तित किरण हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर भी इंसिडेंस ही बना लो, आपतन कोण, इंसिडेंस, ठीक ना, इंसिडेंस हो जाएगा। तो ये पूरा है परावर्तन है, कैसे कैसे परावर्तन होता है सब हमने बता दिया, ठीक ना। और ये जो है चिकना या पलिसदार पृष्ठ, चिकना पृष्ठ, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, सब हमने बता दिया, पूरा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये अभिलंब, ये अभिलंब है, नॉर्मल। तो ये होता है प्रकाश के परावर्तन की पूरी घटना, ये है। फिर से एक बार देख लेंगे, इसको समझ लेंगे अच्छे से। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, जब चिकना तल कोई हो, जैसे मिरर मान लीजिए, दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो देखते हैं ना, वो लौट कर वापस चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेकर ऐसे दीवार पर चमकाते हैं, नहीं तो जाता है ना प्रकाश उससे होकर, उससे टकरा कर। तो जो है जब भी किसी चिकने तल पर प्रकाश पड़ता है तो वो लौट कर वापस उसी माध्यम में चला जाता है, ठीक ना। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है? आप देखे होंगे, आप दैनिक जीवन में देखे होंगे, आप किए भी होंगे, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण लेकर ऐसे चमकाया जाता है, किसी के चेहरे पर नहीं चमका देते थे, हम लोग बचपन में ऐसे करते थे। क्या करते थे कि मतलब दर्पण का कोई फूटा हुआ मिल जाता था कहीं से, तो ऐसे करके तो किसी पर चमका दो, ठीक ना। तो ऐसा होता है, आप दैनिक जीवन में ऐसा देखे होंगे। चाहे घड़ी वड़ी पहने होते हैं, वॉच, तो उसका शीशा जो होता है ना, उससे भी कभी कभी चमकाते थे लोग, ठीक है। तो जितना भी चिकना तल होगा तो उससे प्रकाश जो है उस पर पड़ेगा, जो मतलब कि अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ठीक ना। पारदर्शी होगा तो शीशा रहेगा, तो उसके आर पार चला जाएगा, तब उतना नहीं चमकेगा, ठीक है। जब उससे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक ना, उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी माध्यम में जाएगा, ठीक है, परावर्तित होकर, तब जो है वो चमकता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पूरा मान लीजिए ये मिरर ही लगा हुआ है, यहाँ से एक किरण आई, ऐसे प्रकाश की किरण, और फिर परावर्तित होकर उसी माध्यम में जा रही है। लेकिन इसके जाने का जब जा रही है तो यहाँ पे कोण बनता है, जिस कोण से आएगी उसी कोण से वापस जाएगी, ठीक ना। मान लो यहाँ 30 अंश का कोण बना है तो ये भी 30 अंश का कोण बना रहेगा। ओ, तो इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। जहां मिलते हैं तीनों, ठीक ना, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और ये चिकना पृष्ठ है, मतलब मिरर है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब परावर्तन के प्रकार हम लोग लिखेंगे, जानेंगे परावर्तन के प्रकार। इंपोर्टेंट जो है प्रकाश का परावर्तन, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। उसके बाद इसके नियम जो होते हैं परावर्तन के, वो इंपोर्टेंट है, ठीक ना। और ये प्रकाश का मतलब परावर्तन के प्रकार जो है, इसको भी जान लीजिए। पूछता तो कम है, लेकिन जान लीजिए। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो परावर्तन के प्रकार होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन मतलब इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के
समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, हो जाती हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन, परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जो है एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, ठीक ना, समांतर प्रकाश पुंज बताए थे ना, ऐसे समांतर मतलब कि उन दोनों के बीच मतलब उन सभी किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, एक बराबर होगी, समान होगी, ठीक ना। तो इससे समांतर प्रकाश मतलब कि नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, अब ये कब होता है, नियमित परावर्तन कब होता है इसको जानिए। जब प्रकाश न किसी चिकने तल पर पड़ेगा, समांतर मतलब चिकने तल पर पड़ेगा, प्लेन एकदम होना चाहिए, तब नियमित परावर्तन होगा। जब खुरदरे तल पर पड़ता है ना, तो किरणें इधर उधर फैल जाती हैं। ठीक है, तो एकदम चिकने तल पर पड़ेगा। परिभाषा थोड़ी बड़ी थी तो हमने छोटा किया। हमने जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो उसी को कहते हैं नियमित परावर्तन। लेकिन कब होता है यह, जब चिकने तल पर पड़ता है, तब देख लीजिए कब होता है। इसका एक डायग्राम बना लीजिए। मतलब देखिए, ये एक मान लीजिए चिकना तल है, ठीक ना, एकदम प्लेन है। तो यहां से जब प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो ये वापस जो है जाएंगी ना, तो समांतर होंगी एक दूसरे के, समांतर। ठीक है, समांतर, इसी का यही है समान मतलब नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ये है, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। अब देखिए दूसरा, अनियमित परावर्तन, इसको भी नोट करेंगे। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित, अनियमित परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित, अनियमित परावर्तन। देखिए अनियमित परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में, दिशाओं में फैल जाती हैं, फैल जाती हैं, हैं, तो उसे, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तब अनियमित परावर्तन। इसका भी देख लेंगे। इसमें खुरदरा तल होता है, ठीक ना, ये हो गया खुरदरा तल। ठीक है, ये खुरदरा तल है। अब खुरदरा तल होगा तो अनियमित परावर्तन होगा ही। हाँ देखिए, अनियमित परावर्तन, ये जब किरणें आती हैं ना, तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। कोई इधर चली जाएगी, कोई जो है इस तरह आ जाएगी, कोई इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। आपतित, आपतित किरणें और ये परावर्तित किरणें। ये है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, परावर्तन। ठीक ना, इरेगुलर। देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी खुरदरे तल पर पड़ती है ना, तो वे जो किरणें होती हैं विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नोट करेंगे इसको। अब लिखेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये जो टॉपिक है ये परावर्तन के नियम, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछता है, ठीक ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। परावर्तन के नियम पर या तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, या फिर ये परावर्तन का नियम पूछ सकता है। इस परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, इसको तैयार रखेंगे हमेशा। देखिए समतल पृष्ठों से पर प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए परावर्तन के दो नियम क्या क्या होते हैं, जैसा कि हमने परावर्तन जब पढ़ाया था परावर्तन, तो इससे कुछ समय पहले परावर्तन जब पढ़े थे हम लोग, परावर्तन फिर परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन जो है उसमें हमने बताया था उस समय भी कि आपतित किरण होती है, उसमें परावर्तित किरण होती है, अभिलंब होता है। तो ये जो प्रकाश जब आता है किसी चिकने तल पर पड़ता है, तो वो दो नियम का पालन करते हुए पड़ता है, ठीक ना। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है फिर परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो घटना घटती है ये दो नियमों पर, ठीक ना, दो नियमों को लागू करते हुए, ठीक है। तो दो नियमों का पालन करते हुए घटना घटती है, तो इसमें पहला नियम लिखेंगे, नियम पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इसका ये हो जाएगा, नियम 2, आपतन कोण आई, स्मॉल आई, तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। ये परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। और हमने बताया था कि एक चित्र बनाकर, जैसे मान लीजिए ये चित्र हमने बना दिया, ठीक है, इसको और नीचे कर लेते हैं। ये मान लो एक हमने समतल दर्पण रख दिया, इसको हमने अभिलंब बोला था, और ये आपतन बिंदु है जहां पे किरण आपतित होती है, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण होगी। तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनता है आपतित किरण के साथ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो देखिए
ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन बिंदु ये है, इस पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक ना। तो यही दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक ना। तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक ना, आपस में बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन का नियम है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, हेडिंग लिखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता को समझेंगे। जैसे प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश की परावर्तन की घटना में यह होता है कि प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। अब परावर्तन की घटना में अगर परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, ठीक ना, मान लो जो परावर्तित किरण है, जैसे ये ऐसे बना रहे थे हम, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। अगर ये परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण की जैसा व्यवहार करने लगेगी, ठीक ना। जैसे ये मतलब आने पर, मतलब कि आने पर जितना कोण ये बन रहा है, इधर वाला कोण उतना ही बन रहा है। तो अगर इसको भी आपतित किरण मान लिया जाए, कि मान लिया जाए कि ये वाली आ रही है, तो ये भी उसी तरह व्यवहार करेगी, ठीक ना। इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में, यदि आप परावर्तित किरण को, आपतित किरण मान लिया जाए, को आपतित किरण मान लिया जाए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति की तरह व्यवहार करने लगती है, इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं।
उत्क्रमणीयता कहते हैं ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा एक, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अगर ऐसा हो जाए, ये तो आपतित किरण है, अगर ऐसा हो जाए ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, अगर इसी को हम आपतित किरण मान लें, इसको मान लीजिए कि अब ये आपतित किरण हो गई, तो ये आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ये तो आती है जैसे वैसे जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है उसका अधिकांश भाग, ठीक ना। तो उसी कोण के साथ आई और आर बराबर होते हैं। अगर इस घटना में इसको, इस वाले जो जा रही है इसको आपतित किरण मान लिया जाए, तो आपतित किरण भी परावर्तित किरण की ही भांति व्यवहार करने लगती है। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है, तो नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आज इस चैप्टर को समाप्त ही कर दिया जाए। हेडिंग लिखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के बारे में लिखेंगे। अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है। वैसे दर्पण क्या होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है, ठीक ना। तो समतल दर्पण के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा अच्छे से, ठीक ना, क्योंकि उसको ज्यादा पढ़ना है। और ये समतल दर्पण जो है, बस इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में इसकी परिभाषा थोड़ी सी जान लेंगे और इसके गुण क्या क्या होते हैं जान लेंगे। तो दर्पण के मुख्य दो भाग होते हैं, पहला समतल, दूसरा गोलीय होता है, ठीक ना। गोलीय, और गोलीय के कितने भाग होते हैं, गोलीय के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल, और एक अवतल होता है, ठीक है, अवतल, ठीक ना। तो ये दो होते हैं, तो कन्वेक्स और कनकेव, अब इनको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण, ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। और समतल दर्पण आप रोज देखते होंगे, ठीक है, आपके घरों में जो प्रयोग होता है उसी को समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। वो समतल होता है, उसमें समतलीय भाग से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। अब दर्पण जब पूछ दिया जाएगा कि दर्पण क्या होता है, तो दर्पण के बारे में बस सुन लीजिए, ठीक ना। दर्पण क्या होता है, कोई भी एक चिकना पृष्ठ, ठीक ना, कोई भी एक चिकना पृष्ठ जिसके एक तल पर कलई कर दिया जाए। कलई का मतलब होता है पॉलिश, ठीक ना, किसी चीज से पॉलिश कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड से किया जाता है, चांदी से किया जाता है पॉलिश, ठीक है। तो अगर लाल ऑक्साइड जो प्राइमर होता है, ठीक ना, उसे, तो अगर किसी चिकने तल पर किसी चिकने तल के एक पृष्ठ पर यदि हम लोग पॉलिश कर दें, ठीक है, पॉलिश कर दिया जाए, तो दूसरा पृष्ठ जो होता है क्या होता है, परावर्तक बन जाता है, ठीक ना। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर किसी एक ऐसा चिकना चीज लेंगे जिसपे एक पृष्ठ पर क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, तो वह दर्पण बन जाता है, ठीक ना, क्योंकि दूसरा पृष्ठ उसका परावर्तक बन जाता है। अब लिखेंगे समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण,
प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के गुण। पहला गुण इसमें लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, सदैव आभासी तथा सीधा होता है, दूसरा लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, जितनी पीछे वस्तु होती है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, अब देखिए, ये समतल दर्पण की परिभाषा रही और इसके गुण जो है, ठीक ना। देखिए, हमने क्या कहा, हमने क्या लिखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ठीक ना, जिससे प्रकाश का परावर्तन होना है वो पृष्ठ समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। चेहरा देखने के लिए जो रोज प्रयोग में लाया जाता है घरों में, वो समतल दर्पण ही होता है, ठीक ना, समझ रहे हैं। चेहरा देखने के लिए जिसका प्रयोग रोज किया जाता है वो समतल दर्पण होता है, घरों में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, ठीक है,
आप दर्पण पढ़ेंगे ना, गोलीय दर्पण, तो उसमें बताया जाएगा कब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कब आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक ना। अब उसके बाद ये देखिए दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होता है, ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु है 5 फुट की, तो 5 फुट ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उसी वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं होता है, कभी छोटा कभी बड़ा भी बन जाता है, ठीक ना, कभी बराबर बनता है। तो वो गोलीय दर्पण की बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक ना, अच्छे से पढ़ा जाएगा, उसकी कई स्थितियां होती हैं, उसको दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होता है। अब देखिए ये तीसरा जो गुण है, यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण h/2 होना चाहिए, लंबाई का होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है h ऊंचाई का, ठीक है, h ऊंचाई का प्रतिबिंब, तो उसको पूरा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा अपने शरीर को देखने के लिए h ऊंचाई के व्यक्ति को दर्पण कम से कम h/2 ऊंचाई का रहना चाहिए। मतलब समझिए कोई 6 फीट का व्यक्ति है ना, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कम से कम 3 लंबाई, मतलब दर्पण 3 फीट का रहना चाहिए, ठीक है। उसके आधा, जितना व्यक्ति बड़ा रहेगा उसके आधा जो होगा उसका दर्पण की लंबाई होगी, तब वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा, ठीक है। आधा लंबाई से कम रहेगा तो पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, ठीक ना। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होगा कि दर्पण की लंबाई जो होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई के आधा होनी चाहिए, ठीक है, आधा। समझ रहे हैं? जितना, मान लो कोई 5 फुट का व्यक्ति है तो उसको 2.5 फुट का मिरर चाहिए, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब, मतलब पैर से लेकर सिर तक देखने के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं? तो उसको क्या चाहिए, आधा लंबाई का, ठीक ना, उसकी लंबाई के आधा लंबाई का। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर, उतनी ही पीछे बनता है जितनी पीछे वस्तु होती है, ठीक ना। जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ये नहीं कि वस्तु कहीं और है तो उसका प्रतिबिंब कहीं और बन जाएगा। जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो समतल दर्पण पर लंब होती है। समतल दर्पण का चित्र थोड़ा ये देख लेंगे। ये मान लीजिए एक समतल पृष्ठ है, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया गया, कलई कर दिया गया है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, तो ये समतल हो गया, ठीक ना। समतल दर्पण ये हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की। इसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। अब ये समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है, अब गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा जाएगा। चलिए तो हेडिंग डालिए इसमें, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है इसको जान लेंगे। जब हम समतल दर्पण के सम्मुख, मतलब सामने के सम्मुख, मतलब सामने, सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ की तरफ दिखाई देता है, एक तरफ दिखाई देता है। दायां हाथ का प्रतिबिंब
बायां, यहाँ बायां लिख लेंगे, बायां हाथ की तरफ दिखाई देता है। इस प्रकार समतल दर्पण में इस प्रकार पार्श्व का मतलब साइड होता है, साइड बदल जाते हैं, इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। समझिए इसको, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक ना, जब भी हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां हाथ की तरफ दिखाई देता है और बायां हाथ दायां हाथ की तरफ दिखाई देता है, ठीक ना। इस तरह क्या होता है कि पार्श्व मतलब कि साइड बदल जाते हैं, ठीक ना। दर्पण में प्रतिबिंब जब बनता है तो उसके साइड बदल जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक ना। पार्श्व मतलब कि पार्श्व का बदल जाना, साइड का बदल जाना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। देखेंगे कभी कभी अगर दर्पण में आपके हाथ में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दर्पण में उसे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। दर्पण में देखेंगे अगर कोई अक्षर है, मान लीजिए एल अक्षर है, ठीक ना, एल को ले लेते हैं तो एल अक्षर उल्टा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, समझ रहे हैं। कोई भी अक्षर ले लेते हैं, कोई भी नहीं, हर अक्षर नहीं, जिसमें दायां बायां हो उसमें, ठीक है। अब एम ले लेंगे तो एम का दाएं से भी बायां वैसा ही दिखेगा, ठीक ना। अब कोई अक्षर, चलिए मान लीजिए अब क्या ले लें, सी ले लेंगे तो सी ऐसा दिखेगा दर्पण में, ठीक ना। डी ले लेते हैं तो डी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसी को पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है, ठीक ना, पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। तो ये रहा आज का जो है, मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक ना। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं, धन्यवाद।